सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ वॉइस। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे आपको, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाएंगे जिसने बहुत कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ है मशहूर माउंटेनियर मिताली प्रसाद जी, जिन्होंने दुनिया के कई पर्वतों को फतह करके बिहार और भारत का नाम वैश्विक पटल पर रखा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। शुरुआती दौर से इन्होंने जब माउंटेनियर को चुना तो उस समय से अभी तक का इनका सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका यूथ वॉइस में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे कि अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि कभी कभी सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? ये आपने जो लाइन बोला कि सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से, इट्स रियली ट्रू। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक तो लड़की होने का टेंशन अलग जी, कुछ करो उसको प्रूव करके दिखाओ कि नहीं। मतलब क्या है ना कि अगर लड़के लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का है, फेलिंग हुआ है ना, कोई बात नहीं, फिर से कर ले। बट लड़की अगर कुछ डिफरेंट करना चाहे जी, और उसका प्रूफ नहीं कर नहीं पाए तो उसके बाद मतलब दुनिया की तानाकशी शुरू हो जाती है। जी। तो ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बट स्टिल उसमें भी बहुत कुछ मुझे खास करके मेरा जो माउंटेनियरिंग फील्ड रहा और आज जो अचीवमेंट रहा, तो यहाँ तक के सफ़र में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया। तो मतलब शुरुआती दौर की आपकी वो मेहनत जिससे बहुत कम लोग रूबरू हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक को आप वो बताएं। बेसिकली मैं कराटे शुरू की थी 2008 में। उसके बाद मैं 1.5 साल में इंटरनेशनल प्लेयर हुई। तो उस टाइम मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि लड़की होना ही एक अलग ही चैलेंज है हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में जी। तो उस टाइम मतलब सारे के सारे लड़के थे, तकरीबन 150-200 के आसपास। तो उनके बीच में मैं अकेली लड़की थी जी। तो अब जब लड़की हूँ ना तो 100 बाउंड्रीज आपके आसपास, मतलब लड़की हो मतलब बाउंड्रीज लग जाते हैं आपके। आप कुछ अलग नहीं कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिस करने का है तो आपको मतलब किसी को मनाना कि भाई चलो प्रैक्टिस करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। मतलब 1000 तरीके के बाउंड्रीज हैं। और उसके ऊपर भी मतलब समाज का एक अलग परेशानी। अगर आपके माँ पापा आपको बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो आपके समाज वाले उनको बोल बोल के कि हाँ बेटी ये कर रही है, क्या कर लेगी, नहीं कर लेगी, मतलब एक आ जाता है कि मैं समाज की जो इवन जब मैं प्रैक्टिस करने जाती थी ना तो उनकी नज़रें ऐसी होती थी जैसे लग रहा मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। सो ऐसी फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना। और फिर उसके बाद जब मेरा पेपर में फिर आना शुरू हो गया, मैं नेशनल प्लेयर हो गई, बैक टू बैक पेपर में आने लगे, तो उसके बाद फिर लोगों का धीरे धीरे नज़रिया है जो बदलने लगा। और इनफैक्ट बदला ही नहीं, जो मुझे उस तरीके से देखते थे या पूछते थे या बोलते थे, खास करके मेरे माँ पापा को, तो उन्होंने फिर मतलब उन्होंने भी अपने बच्चों को फिर उस फील्ड में भेजना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा स्टार्ट था। मुझे लगता है कि काफ़ी एक चेंजेस आया मेरे सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर के। आप एक मशहूर माउंटेनियर भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ठीक है, लेकिन एक समाज जो है, मतलब उस समाज में आपका योगदान आगे किस रूप में रहेगा? देखिए बेसिकली एज ए माउंटेनियर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज मैं आज माउंटेनियरिंग की हूँ और एक अच्छी माउंटेनियर हूँ। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी माउंटेनियर हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना और मैं भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते रहती हूँ। सो बट मिला जुला के एक सोलो स्पेशलिस्ट होना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दैट्स वाई मैं सोलो स्पेशलिस्ट होने के कारण मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड में काफ़ी कुछ सीखा, जाना, चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और यही चीज़ जो है, क्योंकि एडवेंचर जो है मुझे लगता है कि हर एक का लाइफ एडवेंचर ही है। मतलब लाइफ में कब क्या होना है यू डोंट नो। सो हर चीज़ के लिए इंसान कितना भी प्रिपेयर्ड हो और फिर ऐसा नहीं कि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है।
तो मिला जुला के ऐसा कहें तो मतलब लाइफ में चीज़ें आते रहती, तो यही सारी चीज़ें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एडवेंचर से। और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में फिर मैं उन बच्चों के पास जाती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, रैंडमली मैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा करके बच्चों से बात करती हूँ। और ख़ास करके हमारे जो बच्चे हैं ना, या फिर हमारे जो सोसाइटी है ना, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, तो ये जो मतलब उनके माइंड में क्या आ जाता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के माइंड में, यार हमारा कोई भविष्य नहीं है, पढ़ाई लिखा बस डिग्री ले लो एक। उसके अलावा अगर कोई एक बंदा अगर सोच भी लिया, जैसे क्या है ना कि हम बस लिमिटेड चीज़ें सोचते हैं, हम नहीं सोचते कि हम नासा में जाएंगे या फिर कुछ डिफरेंट करेंगे, मतलब ऐसा कुछ आता नहीं, बस एक सिंपल थॉट कि हाँ चलो यूजी पीजी जो भी है कर लिया धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी डेवलप हो उससे पहले ही उसको मतलब क्या बोले, किसी बीज का अंकुरन हो उससे पहले उसको दबा दिया जाता है। मतलब बच्चे का जो माइंड है वो काफ़ी डेवलप हो सकता है अगर उसको बच्चे से कुछ बताया जाए, समझाया जाए, चीज़ें दुनिया दिखाई जाए तो। सो दैट्स वाई मैं बच्चों के साथ जाती हूँ, बात करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपके पास अगर ए रिसोर्स है तो आप उसी को यूज़ करो। एंड आई होप कि आपको कुछ आगे जाके होपफुली कुछ तो मिल जाए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना उस पर ज़्यादा स्टक रहता है कि क्या चीज़ मेरे पास नहीं है। जो है उसका टेंशन नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसका बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो जो है उसको भी हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं बच्चों से बातें करती हूँ। और आज इतने टाइम में मुझे लगता है मैं तकरीबन कम से कम तो 40 से 50 हज़ार बच्चों से मिल चुकी हूँ। तो ये एक अच्छा रहा है, और बच्चों से बातचीत करना, उन्हें मोटिवेट करना। इवन मैं एक एग्जाम्पल भी कोट करना चाहूँगी। जैसे मैं एक GS के क्लास में गई थी, एक मैरिड वुमेन थी। सो जब हमारा स्पीच ख़त्म हुआ, देन उन्होंने खड़ा होकर सबसे पहले हाथ उठाया उन्होंने और बोला मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने बोला बोलो भाई। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं अब पढ़ाई ड्रॉप कर दूँगी, मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस रहे लाइफ में और बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं। बट फिर आफ्टर डैट जब मैंने आपका स्पीच सुना और आपके जो स्ट्रगलिंग लाइफ और जो बैरियर्स जितने भी थे, हर्डल्स थे, उसको सुन के ऐसा लगा यार उसके सामने तो मेरा कोई हर्डल ही नहीं है। सो अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और आज वो पता नहीं किस पोस्ट पे है, किसी वो पोस्ट पे है, तो ये सोच के मुझे खुशी होती है कि अगर वो ड्रॉप कर दी, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट कि मैं एक जरिया बनी, बट दैट्स द वे कि हाँ ठीक है, थोड़ा कुछ सुन के उन्होंने कुछ कोशिश किया कि नहीं इसको कंटिन्यू करते हैं और आज वो एक ऑफिसर हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्योंकि आप मिताली प्रसाद हैं और एक लड़की हैं, इसीलिए कि जो सरकार है अभी भारत में, वो सरकार आधी आबादी को सम्मान दिलाने की बात बार बार कहती है, लेकिन आप अगर देखिएगा चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर संसद भवन हो, वहाँ पर जो परसेंटेज है महिला का वो 50 क्या 20 भी नहीं पूर पाता है, 12 to 13% आपको मिलेगा, मतलब इतना मिलता है। तो इस गैपिंग को, जो परसेंटेज का गैपिंग है, तो इसको कैसे मतलब पूरा किया जाए? देखिए कहीं ना कहीं इसमें फुल ऑन सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है ना वो बहुत हावी हो जाता है। मतलब एक अभी जैसे मान ली जाए, आप देखते हैं मुखिया का ही पद होता है, आरक्षण है, तो मतलब क्या है कि अगर आरक्षण है, अगर महिला बन भी गई मुखिया, तो एक मुखिया पति करके एक अलग ही आपको मिल जाता है, मतलब एक पोस्ट नया क्रिएट कर देते हैं आप। तो इसमें आप सरकार को फिर कैसे घुसा के ले आते हैं कि मतलब सरकार, देखिए सरकार की अपनी नीतियां हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट हमारे सोसाइटी को जैसे कि है ना, सरकार जिस तरीके से इंजन का काम कर रही है, तो ज़रूरत है कि हर डब्बे को भी सुरक्षित रहना चाहिए। मतलब वो जो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो बेसिकली एक डब्बे के रूप में, उसको भी एक अच्छे से अगर उन्हें भी अपनी स्ट्रेटजी अच्छी अपनानी चाहिए लड़कियों के प्रति, या फिर माइंडसेट जो है उन्हें अपना चेंज करना चाहिए। और आज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी लड़कियां निकल के आ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं किसान बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। और मैं आपके वीडियो, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूँगी कि आप महिला हैं तो और आप अन्य महिलाओं का भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो काफ़ी कुछ महिलाएं कर रही। ज़रूरत है कि थोड़ा और लोग सपोर्ट करें और एक मतलब ना हैंड टू हैंड, हैंड से हैंड मिला करके काम करें। बीच में पिछले दिन एक बयान आया था भाजपा के मुख्यमंत्री का कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए,
तो सुना था आपने क्या? हाँ हाँ, मैंने सुना तो था। क्या आपका क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए, ये सारे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, जी। मतलब बेसिकली हमें क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, हमारी जो पुरानी सभ्यता रही है, जी। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी ने आके आपको ऊपर से बताया, या फिर आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह या कोई राम या कुछ भी, जो भी आप मानते हैं अपने कि हाँ ये मेरे गॉड हैं या कुछ भी हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपको ऐसा ड्रेस पहनना है या जी। कैसा ड्रेस पहनना है। ये तो आपने डिसाइड किया ना कि जी। हमें कैसा, आपको ये तो किसी ने नहीं बोला आप लड़का हो तो आप जींस पहनो, लुंगी पहनो, या जी। फिर मतलब वॉटेवर जो भी आप पहनते हैं, धोती पहनो, या फिर आप महिला हो तो साड़ी पहनो। इट्स लाइक मतलब ये हमने क्रिएट किया है, जी। तो फिर आप ये कैसे सीमा बना सकते हैं कि आप ये नहीं पहनो? मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या पहनते हैं, हम जिसमें कंफर्टेबल, मतलब क्या है, कपड़ा किस लिए पहना जाता है? बस अपने बॉडी को कंफर्टेबल जोन में रखने जी। के लिए। आप मतलब उस सिचुएशन में अपने आप को, ठीक है, आप फिट फील कर रहे हैं, देन इट्स ओके ना। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर आपको सामने से क्यों प्रॉब्लम है? बॉडी मेरा है, प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं लोगों के कपड़े की वजह से हमारी नज़रें खराब हो जाती है, भाई तो हमारा कपड़ा मतलब ऐसा क्या है कि जहाँ भी मतलब छोटी सी बच्ची जो मतलब एकदम 3 साल की बच्ची, जी। उसने क्या कपड़ा पहना था? जी, जी। जब उसका रेप हो गया जी। तब आप बताइए उसने क्या कपड़े पहने थे? जी। तो ये सब कुछ जो कपड़ों के ऊपर जो इतना बवाल उठता है कि ऐसे नहीं पहनना चाहिए, वैसे नहीं, इट्स नॉट गुड। ज़रूरत है आपके माइंडसेट को चेंज करने का, और ज़रूरत है ये भी समझने का कि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था ऑनलाइन, तो उस इंटरव्यू को जब मैंने लगाया था तो कुछ सवाल थे उसके नीचे, तो कुछ लड़कियों के थे कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का दबाव होता है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। तो वैसे जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो आपसे प्रभावित हैं, अपनी बेटी को भले ही घर से नहीं निकलने दे रहे हो, लेकिन जब आप कि अपनी बात रखते हैं और इतने दूर तक जाते हैं तो वह आपसे प्रभावित होते हैं, तो वैसे पेरेंट्स को आपका क्या सजेशन? एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने पहले भी बताया कि बहुत समाज में है ना, समाज अगर आप कुछ करना चाहो ना, तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जो आपको जीने नहीं देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ एक स्टेप बढ़ो, वो 2 स्टेप आपको पीछे खींचेंगे, और उस सिचुएशन में आपको 3/4 सब एफर्ट लगा देना पड़ता है। तो मतलब अभी मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी, जैसे श्वेता शाही है, मेरे नालंदा की ही है, सो वो रग्बी खेलती है, तो आज वो भी एक मतलब है, एग्जाम्पल के रूप में दिख रही है कि हाँ मतलब ठीक है, मैं खेल करके अगर इतना आगे गई तो आप भी जा सकते हो। तो बहुत सारी लड़कियां जो एग्जाम्पल कोट कर रही हैं, और बेसिकली मेरा यही कहना था शुरू से ही कि मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, कुछ ऐसा चैलेंजिंग फील्ड लेना है। हालांकि बहुत प्रायर ऐसा कुछ नहीं था, बट ठीक है, एक डिफरेंट कुछ करना है। तो उस सेंस में मेरे लिए चैलेंजेस रहा। तो मैं उन लड़कियों को भी कहूँगी कि ज़रूरत है आप अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा, यू नो व्हाट, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब शुरू में मैंने कराटे शुरू किया था, तो ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अग्री एंड सब कुछ बहुत एक तरीके से ना वो हो गया। तो मैंने अपने पापा से बोला बस इतना कि पापा जी थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई डिस्टर्ब, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इस सिचुएशन में पापा जी बस थोड़ा सा मतलब है कि हाँ ठीक है, देख लेते हैं, अगर कर पाई तो ठीक है। मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं कर पाऊँगी तो फिर मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँगी। तब उन्होंने फिर मुझे परमिशन दिया, एंड मेरा गुड लक कि बहुत ही जल्दी मैं कराटे से, इतना जल्दी मुझे नेम फेम, फिर मैं अच्छा करने लगी। तो ये सब कुछ मेरे लिए एक अच्छा मेरा लक था, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट आया। तो आप लड़कियां भी पहले मम्मी पापा के ऊपर विश्वास दिलाइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और उसके पीछे भी एक और चीज़ होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होगे, आपके मम्मी पापा को दिखेगा नहीं, तब बहुत मुश्किल है। जी, एक और सवाल है आपसे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं पटना यूनिवर्सिटी के, और पॉलिटिकल ही सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस। तो इसीलिए आपसे सवाल है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन, जहाँ पे लोग जैसा चाहें वैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए, शासन प्रणाली होनी चाहिए। दैट्स इट। इसमें मतलब ठीक है, जो मेजॉरिटी है, डिमांड जिस चीज़ की है
जी। उसी चीज़ का शासन होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे भारत में थोड़ा सा दिख रहा है। मैं खास करके उन किसान भाई बहनों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा उनके लिए मुझे भी थोड़ा क्या काफ़ी तकलीफ़ होती है उन लोगों के बारे में जान करके कि कैसे मतलब वो लोग इतने टाइम से रह रहे हैं, कर रहे हैं, बट उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो पिलर है ना, वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है। जी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे थोड़ा परेशानी है। हमारा भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, और मुझे लगता है कि हमारा भारत कभी एक रोल मॉडल के रूप में भी रहा बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए। सो उस सिचुएशन में ज़रूरत है हमारे भारत को थोड़ा सा लोकतंत्र को और मजबूत करें। लोग जो प्रतिनिधि हैं लोगों के, थोड़ा उनका डिसीजन स्ट्रांग हो। और कैसे संभव? ये सब कुछ मुझे लगता है हमारी जनता के ऊपर भी निर्भर करता है। अब जैसे कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो किसको वोट देते हैं, ये बहुत इफेक्ट आता है। क्योंकि अभी जो वोटिंग का जो सिस्टम है, मैं मतलब जो मैंने देखा है, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रही, किसी पर्टिकुलर मंत्री या नेता जो भी है मैं उनको नहीं बोल रही, बट ये देखा है क्या है कि इलेक्शन पूरे फुल 5 साल मतलब नज़र नहीं आते। इलेक्शन टाइम में आपके घर में ज़रूर नज़र आएंगे और शायद एक पैकेट भी उनके हाथ में होगा और वो पैकेट भी बांटते चले जाएंगे। तो ये एक सिस्टम है और अगले दिन वोट भी उन्हीं के खाते में जाएगा। जबकि मतलब पूरे 5 साल उनको कोई नहीं जान रहा होता है कि आप कौन है। इवन कभी ज़रूरत भी पड़ गई तो भाई आप कौन है, आप लगाते रहिए फ़ोन, और मतलब जो भी विधायक जी हैं वो आराम से सोते रहेंगे। तो ये सारी स्थितियों में थोड़ा सा ज़रूरत है जनता को जागरूक होने की। और मुझे लगता है कि अगर हमारा लोकतंत्र थोड़ा डगमगाया है तो इसको हमारी जनता ही ठीक कर सकती है। आपने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लोकतंत्र में आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये बिल्कुल नथ डालने का काम करता है। जिस तरीके से एक बदमाश पशु हो जाता है तो उसे नथ डाला जाता है, उसी प्रकार से मतलब नथ डालने का काम करता है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। लेकिन मौजूदा सरकार जो है, अभी अगर आप युवाओं के लिए बात करें, आप अगर माउंटेनियर हैं, अभी अगर आप सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दें कि नहीं माउंटेनियर के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए स्कूल होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पिटवा दिया जाएगा या फिर जेल में भिजवा दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप जो कह रहे हैं कि नहीं जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता जागरूक है और रोड पर आते भी है सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार की लाठी और पुलिस मतलब अपनी पुलिस से उसे पिटवा देते हैं। तो जनता आखिर करे तो करे क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है उसके पास? देखिए, जनता जो प्रोटेस्ट करती है या फिर धरना प्रदर्शन करती है, वाकई आपने जो बोला नथ डालने का काम करता है ये लोकतंत्र में, इन्हें एक्चुअली में करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो सोशल मीडिया का जो ये ज़माना है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल है। अभी जैसे किसी राज्य में पहले अगर 10 साल पहले की आप बात देख लो, किसी राज्य में क्या घटना घट रही है हमें मतलब टाइम लग जाता था। आज के डेट में क्या है कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सभी युवाओं से कहूँगी कि आप कुछ अपना ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो एक सोशल मीडिया का भी सहारा लें, और थोड़ी सी सरकार की जो सख्ती है उसको ज़रूरत है थोड़ा नरमी में बदलने का। अभी जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे दिशा रवि ही हैं, तो उनके साथ जो चीज़ हुआ नहीं होना चाहिए था। मतलब उन्होंने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हम युवाओं को कभी कभी डरा देती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब उनके साथ जो फाइनल बिहेव किया गया उससे हमारे युवा मुझे लगता है और स्ट्रांग हुए हैं। और मैं सारे युवा से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप स्ट्रांगली वर्क कीजिए ताकि लोकतंत्र, मुझे उम्मीद है एक दिन ज़रूर सुधरेगा, हमारी सरकार सुधरेगी और हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी। तो बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आखिरी सवाल हम कोरोना वायरस पर लेंगे, ठीक है। बिहार के मामले कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मामले से कम है, जो केसेस की संख्या है वो पश्चिम बंगाल से कम है बिहार में। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही है, अलग अलग सभा हो रहे हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर सरकारी स्कूल और तमाम जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है वो तमाम चीज़ों को बंद किया जा रहा है कोविड के नाम पर। तो सरकार की जो ये दोहरी रवैया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस डिसीज़न में मैं वाकई सरकार के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि
वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए आपको जब इलेक्शन कराना होता है। इनफैक्ट कोरोना के टाइम में ही बिहार का भी इलेक्शन हुआ है जी। तो उस सिचुएशन में जब कोरोना इतने पीक पे था, आप कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? और उसी मतलब अभी जब इतना कुछ है तब आप स्कूल हमेशा ही बंद कर दे रहे हैं। और मतलब जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं उनके लिए आप नया ऑप्शन ढूंढने के बजाय हमेशा उनका स्कूल बंद कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मतलब मिला जुला के देखिए तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, जो आज के डेट में यूजी पीजी के भी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका भी ईयर गैप एंड ऑल सब कुछ लग रहा है। तो सरकार को ज़रूरत है कि इसके अलावा कुछ ऑप्शन निकाले, मतलब बच्चों को और कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। अगर आपको बंद ही करना है तो उनके लिए और कुछ अलग टाइप से व्यवस्था करें कि ताकि उनके पास एजुकेशन की और उच्च स्तरीय जो मतलब एजुकेशन क्वालिटी है वो पहुंच पाए और उनका टाइम भी बर्बाद नहीं हो। और सरकार को मुझे लगता है कि स्कूल तो खोलना चाहिए, बच्चे काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन एंड ये वो जो भी है हम बड़ों से ज़्यादा करते हैं मुझे लगता है। और टीचर्स भी उनको स्कूल को थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए स्कूल के साथ कि हाँ ठीक है आप अच्छे से सारे जितने भी मेंटेन करने की ज़रूरत है कोरोना को लेकर के उसको आप करें। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ना कि स्कूल बंद करना। इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब इतनी बड़ी बड़ी आप रैलियाँ करते हैं, इतने धक्का मुक्की के साथ जब चीज़ें कर रहे हैं, आप वोटिंग मतलब जब वोट डालने जाते हैं तब आपको क्यों नहीं लगता कोरोना होगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे बेंच पे बैठ जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा? वोटिंग में भी तो आप कहीं ना कहीं किसी को टच कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन आप सब्जी भी लाने जाते हैं तभी भी आपको टेंशन है। तो सिर्फ बच्चे ही क्यों इसमें मारे जा रहे हैं? मतलब बच्चों का पूरा भविष्य मुझे लगता है 2020 तो पूरा ही बर्बाद हो गया और 2021 भी उसी कगार पे चल रहा है। तो आपका अगला मतलब अब आपकी निगाहें किस पर्वत पे है? नेक्स्ट टाइम प्लानिंग फॉर माउंट एल्ब्रोस, बट अभी थोड़ा फंड हो नहीं पाया है। कितना मतलब उसके लिए कितना फंड की ज़रूरत आपको हो जाएगी? तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए के अराउंड, बिकॉज ड्यू टू कोरोना थोड़ा रेट हाई हो गया है जी। सो अभी उतना हो नहीं पाया, सो अभी कुछ कह नहीं सकती कि अभी क्या ही करूँगी फिर अभी। तो धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मिताली प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक अलग पहचान बनाई है और कहीं ना कहीं बिहार और भारत का नाम वैश्विक पटल पर रखा है। एक बात इन्होंने जो कही कि जब महिला मुखिया बनती है तो पति मुखिया क्यों कहलाता है, इसका कॉन्सेप्ट आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया है। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की और तमाम मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। इन्होंने अगला जो टारगेट बताया कि माउंट एल्ब्रूस पर जाना है, लेकिन उनके फंड की ज़रूरत जो है वो लगभग 3 से 4 लाख रुपये है। तो जब एक छोटे घर की, एक गरीब घर की, एक निचले पायदान से जब लड़कियां बड़े बड़े हौसले लेकर निकलती है तो कहीं ना कहीं समाज के तमाम लोगों से ये गुजारिश हमारी रहती है, यूथ वाइज की गुजारिश रहती है कि कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट किया जाए और जिस ऊंचाई तक वो पहुंचना चाहती है, जितने हौसले उसमें भरे होते हैं, उनके हौसले को परवाज देने का काम आप लोग करें। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें। हम इसी तरीके से अलग अलग मेहमानों से आपको मिलाते रहेंगे और उससे बातचीत कराते रहेंगे। धन्यवाद।